हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। वेलकम टू स्कोर प्लस। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर राशि मैम और आप और मैं मिलकर यहां पर डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री के न्यू कॉन्सेप्ट्स को और अपनी केमिस्ट्री फाउंडेशन को बनाते हैं स्ट्रॉन्ग, राइट। तो देखते हैं आज के इस लेक्चर में कौन से वो नए कॉन्सेप्ट्स हैं केमिस्ट्री के जिन्हें हम सीखेंगे और डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम शुरू कर चुके हैं अपना चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th का, जिसका टाइटल है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, राइट। चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो आखिर इस चैप्टर के अंदर हम करने क्या वाले हैं, कौन सी वो चीजें हैं जो सीखनी है, पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं किससे, कार्बन से। सबसे पहले ये सीखा कि कार्बन क्या है। कार्बन एक एलिमेंट है, राइट। कार्बन एलिमेंट, कार्बन एक एलिमेंट है। अब हमने सेकंड क्या चीज पढ़नी है, एलिमेंट है तो कौन सा, क्या ये एक मेटल है या फिर नॉन मेटल है। तो कार्बन एक नॉन मेटल है। उसके बाद देखेंगे कि आखिर इस कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है। सो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। राइट, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो यहीं से हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो इसके अंदर प्रेजेंट होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इसके बाद लिखेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। ये सब चीजें हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं, अभी सिर्फ हम रिवाइज कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी कार्बन के लिए, 2,4, यानी कि फर्स्ट शेल में प्रेजेंट होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकेंड में प्रेजेंट होंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, फिर यहां से एक और पॉइंट आता है, क्या ये कार्बन स्टेबल है या फिर नहीं है, राइट। फिर ये क्वेश्चन आया। अब हम क्या सोचते हैं कि किसी भी एटम की स्टेबिलिटी को देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। तो हमें इसे नजदीक से जानकर ये देखना पड़ेगा कि क्या इस कार्बन एटम के अंदर जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल कौन सी होती है किसी भी एटम की, आउटर मोस्ट शेल होती है, राइट। तो हमें ये देखना है कि जो इस एटम, इस कार्बन के एटम के अंदर वैलेंस शेल है, क्या वो कंप्लीटली फिल्ड है या फिर नहीं है। कंप्लीटली फिल्ड होगी मतलब उस कार्बन एटम का पेट पूरी तरीके से भरा हुआ है, अब उसे जरूरत नहीं होगी कहीं से भी इलेक्ट्रॉन्स का गेन या फिर लॉस करने की, राइट। स्टेबल होगा वो एटम। तो देखते हैं कार्बन के केस में क्या है। देखिए, जो हमारी फर्स्ट शेल होती है किसी भी एटम की, उसकी मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी मतलब उस फर्स्ट शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, वो कितना होता है 2। और यहाँ पे वो फुल फिल्ड है फर्स्ट शेल। बारी आती है सेकेंड शेल की, राइट। सेकेंड की मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी होती है 8 इलेक्ट्रॉन्स की, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। अब जरा देखिए कि कार्बन के केस में क्या हुआ है। यहां पर हमारे पास सेकेंड शेल के अंदर प्रेजेंट है सिर्फ और सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स, पर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं,
8 इलेक्ट्रॉन्स, पर हमारे पास हैं सिर्फ और सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। इसका मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट, राइट। अब इस कार्बन को गेन करनी है स्टेबिलिटी, उसके लिए इसे कंपाउंड्स बनाने होंगे, राइट। अब ये कंपाउंड कैसे बनाएगा? कोई भी एटम दो तरीके से कंपाउंड बना सकता है। नंबर 1, या तो वो आयंस फॉर्म करे और वहां से बना दे आयनिक कंपाउंड्स, राइट। और दूसरा रास्ता है कि वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करे और बना दे कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो इस केस में क्या होगा? अगर हम चाहते हैं कि कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो फर्स्ट मेथड आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए या तो इसे गेन करने होंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स या फिर लूज करने होंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब दोनों ही रास्ते कार्बन को नापसंद हैं, दोनों में ही जो है एनर्जी कंसिडरेशन की वजह से वो दोनों ही फेवरेबल नहीं होते, ठीक है। तो अगर ना इलेक्ट्रॉन्स देता है ना लेता है, अब भाई इलेक्ट्रॉन की जरूरत को तो पूरा करना है ना, पेट अपना इसने पूरा भरना है कार्बन एटम ने। जब आयनिक कंपाउंड नहीं बना पा रहा, आयंस नहीं बना पा रहा, तो अब दूसरा और आखिरी रास्ता इसके पास बचता है कोवेलेंट कंपाउंड बनाने का, राइट। तो कार्बन क्या करेगा? कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड। क्या बनाएगा? कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। अब इन सभी कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर क्या होगा? इन कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर आपके पास प्रेजेंट होगा कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। जब भी हम नाम लेंगे कोवेलेंट कंपाउंड का, उसका मतलब क्या है कि इसके अंदर दो एटम्स जो हैं वो कनेक्ट किस बॉन्ड से हुए हैं? कोवेलेंट बॉन्ड से। इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं, राइट। और ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कैसे किया जाता है, बनाया कैसे जाता है ये कोवेलेंट बॉन्ड? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके, ठीक है। क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में? एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन बीच में देता है, दूसरा एटम अपना इलेक्ट्रॉन बीच में देता है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन की करी जाती है शेयरिंग दोनों ही एटम्स के बीच में, ठीक है। ना तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके हैं ना उसके हैं, भाई फिर किसके हैं? दोनों ही एटम्स के होते हैं ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाया जाता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बिलोंग करता है दोनों एटम से, जिन दो एटम से वो बॉन्ड बनाया गया है उन दोनों ही एटम से, ओके। देन उसके बाद हमने देखा कार्बन के सभी कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। आज देखते हैं कुछ नई चीजें सीखते हैं कार्बन के बारे में, है ना। तो आज डिस्कस करते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एटम्स के बारे में। अब वर्सेटाइल नेचर का क्या मतलब है? वर्सेटाइल नेचर का मतलब है कि ये कैसे इतना अच्छा नेचर शो कर रहे हैं ये कार्बन के एटम, कौन सी ऐसी इनके अंदर खास चीज है कि ये इतने डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स फॉर्म कर पा रहे हैं। आखिर कौन सी वो खास प्रॉपर्टीज हैं इन कार्बन एटम के अंदर जिससे ये शो करते हैं डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये कहाँ से आता है? ठीक है, तो जो आपका
वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एटम्स है, ये होता है इसकी दो मेजर प्रॉपर्टीज की वजह से। वो क्या है? पहली है टेट्रावैलेंसी और दूसरी है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, इन दोनों प्रॉपर्टीज की वजह से ही, ड्यू टू versatile nature of carbon atoms, carbon forms different large number of carbon compounds। ठीक है, आखिर क्यों? अब हमें ये पढ़ना है ना कि स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में हमने बोला था कि कार्बन के बहुत ही सारे डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जो कि लिविंग और बहुत सारी नॉन लिविंग सब्सटेंसेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो अब हमें सीखना है कि इतने सारे डिफरेंट नंबर ऑफ कंपाउंड्स जो कि कार्बन एटम से बन रहे हैं, तो ये किस वजह से बन रहे हैं, क्यों कार्बन वर्सेटाइल नेचर शो कर पाता है। इसके पीछे छुपे हुए कारण है हमारे पास टू मेन प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 1 इज टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन और नंबर 2 है कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। तब हमें इन दोनों को समझना है। ठीक है, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन का क्या मतलब है, सेकेंड कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन का क्या मतलब है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को वन बाय वन समझेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन को। ठीक है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, तो समझ लीजिए। कार्बन एटम can link with other carbon atoms to form long chains। इसी को कहते हैं हम कैटिनेशन प्रॉपर्टी या फिर सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन to link with another carbon atoms is known as कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, देखो कार्बन के अंदर क्या होता है, हमें पता है कि एक जो कार्बन है, राइट, ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है क्योंकि इसके वैलेंस शेल में प्रेजेंट हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसे 4 और चाहिए तो क्या करेगा, चारों की शेयरिंग कर देगा, राइट, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा,
जिसके थ्रू ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर देगा। कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स उसमें आ जाएंगे, राइट। ये क्या है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी, या फिर हम इसे एक और नाम से बुलाते हैं सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी। किस नाम से? सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी। अब इसके अंदर क्या होता है? सेल्फ कॉम्बिनेशन करता है, अपने ही आप से कंबाइन होता जाता है और लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स फॉर्म करता है। जैसे कि ठीक है, सपोज ये एक मॉलिक्यूल है, तो इसमें क्या है? ये एक लॉन्ग चेन बन गई है, किसकी? कार्बन एटम्स की। कार्बन एटम क्या कर रहा है? सेल्फ कॉम्बिनेशन कर रहा है। एक कार्बन कार्बन से ही लिंक करता जा रहा है, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी कार्बन एटम की अपने ही कार्बन एटम्स के साथ लिंक करते जाने की, जुड़ते जाने की और लंबी लंबी लॉन्ग चेन्स फॉर्म करने की, उसे हम कहते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी है? सेल्फ लिंकेज करता है, सेल्फ कॉम्बिनेशन करता है। एक कार्बन एटम एक और कार्बन एटम से लिंक करेगा, वो एक और कार्बन एटम से लिंक करेगा। ऐसे ही करते करते एक बहुत ही लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स हमारे पास फॉर्म हो जाती है। ठीक है, चेन बना लेते हैं ये। ठीक है, तो ऐसी देखो यहाँ पे जो मैंने कार्बन एटम्स की चेन बनाई है वो कैसे बनाई है? ऐसी सीधी सीधी सीधी, है ना। एक कार्बन दूसरे कार्बन से कनेक्ट हुआ, वो तीसरे से, फिर वो चौथे से, पांचवे से, ऐसे मैंने एक स्ट्रेट लाइन में इन्हें कनेक्ट किया है सभी कार्बन एटम्स को। तो इस केस में ये जो चेन बनी है इसे हम कहते हैं लीनियर चेन। ये कैसी है? लीनियर चेन है। लीनियर चेन ऑफ कार्बन एटम्स। अब इसी तरीके से क्या हो सकता है? अगर ये कार्बन एटम्स कुछ डिफरेंट तरीके से मैं अरेंज कर दूं, जैसे कि ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ क्या किया मैंने? यहाँ तो मैंने सीधे सीधे एक लाइन में लीनियर चेन बनाने के लिए सीधे सीधे एक एक लाइन में उन्हें कनेक्ट कर दिया था, राइट। अब जब मैंने ऐसा किया दूसरे केस में, अब मैंने यहाँ क्या कर दिया? मैंने इसकी ब्रांचिंग कर दी। जिस तरीके से एक पेड़ में से अलग अलग डायरेक्शन में टहनियां निकलती है ना, ब्रांचेस हम बोलते हैं, ब्रांचेस निकल रही हैं, उसी तरीके से मैंने यहाँ पे इस कार्बन एटम की ब्रांचिंग कर दी, राइट। एक कार्बन ऊपर लगा दिया, एक नीचे, एक इधर, एक उधर, फिर ये और अपनी ब्रांचेस फॉर्म करेंगे, राइट। एक पेड़ से एक टहनी निकलती है, फिर उससे दो और, दूसरी से दो और, है ना, फिर वो आगे दो दो जाके और ब्रांच बनाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे इन कार्बन एटम्स को मैंने एक दूसरे के साथ लिंक किया है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहती है कि कार्बन एटम और अपने जैसे ही कार्बन एटम्स के साथ सेल्फ लिंक, सेल्फ कॉम्बिनेशन करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही लॉन्ग, बड़े बड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरीके से कार्बन एटम्स कनेक्टेड हैं ब्रांच फॉर्म में, ब्रांचेस की तरह, तो उसे हम कहेंगे ब्रांच्ड चेन। अब लीनियर नहीं है ना, लीनियर में तो सीधे सीधे थे, अब उनमें ब्रांचिंग हो गई। ठीक है, और एक क्या हो सकता है? ये बना सकते हैं रिंग, ऐसे क्लोज्ड
रिंग फॉर्म कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब समझ लिया। कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से लिंक करता है और ऐसे ही ये आपस में एक के बाद एक, दूसरा, तीसरा, ऐसे जुड़ जुड़ के लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब ये चेन लीनियर हो सकती है या फिर ब्रांच हो सकती है, ब्रांचेस की तरह अलग अलग डायरेक्शन में। ठीक है, लीनियर चेन, ब्रांच चेन, या फिर एटम्स बना सकते हैं रिंग्स स्ट्रक्चर, चाहे वो 5 एटम की रिंग हो, 6 एटम की रिंग हो, 7 एटम्स की रिंग हो। ठीक है, लीनियर चेन, ब्रांच चेन या फिर रिंग फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रॉपर्टी है हमारी कैटिनेशन प्रॉपर्टी, एक कार्बन एटम की दूसरे कार्बन एटम से जुड़ते जाने की जो प्रोसेस है, राइट, यही कारण है कि कार्बन जो है वो इतने बड़े बड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स बना पाता है कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से। सेकेंड प्रॉपर्टी पे आते हैं, टेट्रावैलेंसी। अगर नाम सही से पढ़े तो यहीं से प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगी। टेट्रावैलेंसी क्या मतलब होगा? टेट्रावैलेंसी का, टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4, 4। टेट्रा का मतलब 4 और वैलेंसी का तो समझ ही गए, राइट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि हम जानते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, राइट। इसका मतलब है इस कार्बन एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। जब हम इसकी लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो क्या आएगी हमारे पास? 2,4। इसीलिए इसकी वैलेंसी क्या है? कार्बन एटम की वैलेंसी है 4। ठीक है, अब ये क्या करता है? हम देख चुके हैं कि कार्बन करता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके कार्बन बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड। क्या फॉर्म करता है? कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखिए, एक कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसे क्या चाहिए? 4 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये क्या करेगा? सपोज हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है, राइट। तो क्या है ये कार्बन? टेट्रावैलेंट है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बनाने की टेंडेंसी रखता है, राइट। CH4 ऐसा करके क्या हुआ? ऑक्टेट कार्बन का कंप्लीट हो गया। अब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। तो टेट्रावैलेंसी का मतलब है कि कार्बन हमेशा कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। कार्बन की वैलेंसी है 4, तो कार्बन हमेशा 4 कोवेलेंट बॉन्ड ही फॉर्म करता है। ये क्या है? टेट्रावैलेंसी की प्रॉपर्टी। तो हमने दोनों ही प्रॉपर्टी देख ली। टेट्रावैलेंसी मतलब कार्बन हमेशा 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, कहीं आप ये ना समझ लें कि कहीं पे डबल बॉन्ड बन रहा है तो आप ये सोचे कि तभी भी 4 ही बनेंगे। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड जो है वो 4 सिंगल बॉन्ड कार्बन फॉर्म करेगा। ठीक है, अगर डबल हो जाएंगे, कहीं पे कार्बन
एक ही डबल बॉन्ड बना रहा है, तो आप उसको एक और एक, उस डबल बॉन्ड को वन नहीं बल्कि दो कोवेलेंट बॉन्ड में काउंट करेंगे। ठीक है, अभी वो भी देखेंगे हम जब हम एल्कीन, एल्केन और एल्काइन पर पहुंचेंगे। पहले यहीं तक देखते हैं। और कैटिनेशन प्रॉपर्टी देखी, जहां पे कार्बन सेल्फ लिंकेज हमें शो करता है और लंबी लंबी कार्बन की चेन्स बनाता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन जो है ये डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, जिन्हें हम कहते हैं एलोट्रॉप्स। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। एलोट्रॉप्स का मतलब क्या है? वो सभी डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स जिनमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, उसे हम कहते हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट। एलोट्रॉप्स का मतलब है वेरियस फिजिकल फॉर्म्स in which an element exist। डिफरेंट, वो सभी डिफरेंट फॉर्म्स जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है, उसे हम कहते हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म उस स्पेसिफिक एलिमेंट की। अब आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे है? कैसा ये हो सकता है कि एक एलिमेंट अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है? तो ये पॉसिबल हो पाता है इस वजह से क्योंकि हमें पता है कोई भी एलिमेंट्स एटम से बनते हैं, राइट? किससे बनते हैं? एटम्स से। अगर एटम्स की जो अरेंजमेंट है, अगर एटम्स की अरेंजमेंट चेंज होगी तो उससे फिजिकल फॉर्म भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो एलोट्रॉप्स कैसे बनते हैं? कार्बन की अगर हम बात करें, राइट, कार्बन के एलोट्रॉप्स पढ़ रहे हैं, तो इन एलोट्रॉप्स में क्या होगा? सभी के सभी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स बनी तो किससे होंगी? कार्बन के एटम से, राइट? बट सब में क्या होता है? कार्बन एटम्स की अरेंजमेंट, जिस तरीके से कार्बन एटम्स को अरेंज किया गया है वो बदल जाएगा। उस अरेंजमेंट के चेंज होने की वजह से ही डिफरेंट फॉर्म्स पॉसिबल हैं। कार्बन की बात कर रहे हैं तो कार्बन के केस में हमारे पास है 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म। सबसे फर्स्ट है डायमंड, उसके बाद सेकेंड इज ग्रेफाइट, थर्ड इज फुलरीन। ठीक है, ये तीनों ही क्या है? एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, क्या क्या है? डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्यूलरीन, ये हैं तीनों एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। जैसे कि यहाँ पे डायमंड दिखाया गया है, हीरा, डायमंड हम सबने ही देखा है, जानते भी हैं, राइट? कॉमनली वर्ड यूज करते हैं, डायमंड, हीरा, देखा हुआ है, सुना हुआ है, लेकिन मगर हम ये नहीं जानते कि ये हीरा किस एलिमेंट का बना हुआ है? कार्बन एलिमेंट का, ये हमें नहीं पता था, राइट? देन ये क्या है? देखिए जरा, ये है वो लेड जो आपकी पेंसिल के अंदर डाला जाता है, जिसकी मदद से हम राइट करते हैं कॉपी में, राइट? ये है वो ग्रेफाइट का लेड। क्या कहते हैं इसे? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का बनाया जाता है ये लेड, जो कि आपकी पेंसिल के अंदर डाला जाता है, लिखने के काम आता है। ये ग्रेफाइट सभी ने देखा है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये बनता किस एलिमेंट से है? कार्बन एलिमेंट से। तो आज ये सीखेंगे कि डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन की क्या है?
एलोट्रोपिक फॉर्म है। दोनों ही बने तो कार्बन के होते हैं, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, जिसकी वजह से दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज हमें शो करते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डायमंड से, यानी कि हीरा। अब डायमंड हीरा अगर आपने देखा हो तो आपको ये पता होगा कि वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, राइट? हार्ड होता है। इवन हम ये कहते हैं दैट डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल। और अक्सर इस डायमंड को ना ड्रिल मशीन्स के अंदर काफी यूज किया जाता है, क्योंकि ये हार्ड होता है, टूटता नहीं है। तो इसे रॉक्स की ड्रिलिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है काफी ज्यादा। देन इस डायमंड के अंदर होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस, चमक होती है, राइट? यहाँ पे हमने देखा कितना चमक रहा है, शाइन कर रहा है, तो इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस प्रेजेंट है। देन कैसा है ये देखने में? ट्रांसपेरेंट है। कैसा है देखने में डायमंड? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट है। देन सेकेंड पॉइंट आता है, क्या ये डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है या फिर नहीं कर पाता? तो इसका आंसर है कि ये डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता। ये है क्या? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब ये सभी प्रॉपर्टीज देखी। अब ये देखते हैं कि इस डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जरा इसके स्ट्रक्चर को भी देखें कि इस डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जनरली हम कहते हैं डायमंड को कि ये एक जायंट मॉलिक्यूल है, किसका? कार्बन एटम्स का। जायंट मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एटम्स। इस मॉलिक्यूल के अंदर जब कार्बन का जो डायमंड है, डायमंड के अंदर हर एक कार्बन एटम, ये देखिए ये क्या है? एक कार्बन एटम है, राइट? ये कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है 4 और कार्बन एटम के साथ, है ना? दिख रहा है हर एक कार्बन एटम, जैसे कि ये है, इसने कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं? 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं। इसी तरीके से ये एटम है, इसने भी कितने बनाए हैं? 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं, राइट? तो इस डायमंड के अंदर हर एक कार्बन एटम जो है वो 4 मोर कार्बन एटम्स के साथ कनेक्टेड है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो हम कह सकते हैं ईच कार्बन एटम फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड with 4 other carbon atoms। ठीक है, डायमंड के अंदर क्या हुआ? हर एक कार्बन का जो एटम है वो 4 कार्बन एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ओके, आपको क्या पता है, हमें क्या पता है? कार्बन इज टेट्रावैलेंट, कार्बन की वैलेंसी 4 है। तो इस डायमंड के स्ट्रक्चर के अंदर हर एक कार्बन एटम ने क्या किया है? अपनी वैलेंसी को सैटिस्फाई कर लिया है 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना के। ठीक है, तो यानी कि
कोई भी इस पूरे डायमंड के अंदर कोई भी एटम ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि वैलेंसी 4 है और हर एक एटम 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो कहीं पे भी कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। वो इलेक्ट्रॉन जो काम आ सकता था एज चार्ज कैरियर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने में, पर यहाँ तो ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसीलिए इस केस में, डायमंड के केस में, ये बन जाएगा पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसके पास ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है फ्री जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प कर सके, राइट। तो इसीलिए ये डायमंड का स्ट्रक्चर हम समझ गए। जायंट मॉलिक्यूल होता है, हर एक ईच कार्बन एटम कनेक्टेड है विद कोवेलेंट बॉन्ड विद 4 अदर कार्बन एटम्स, और कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये भी लिख देते हैं, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस वजह से ही क्या बन जाएगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एलोट्रोप हमारा क्या है, ग्रेफाइट, जो पेंसिल के अंदर लेड जो हमारी कॉपी पे लिखने के काम आती है वो बनी होती है ग्रेफाइट की, राइट। वो ग्रेफाइट किससे बनता है, कार्बन एटम से बनाया जाता है, ठीक है। ग्रेफाइट कैसा होता है, ग्रेइश ब्लैक कलर का, वो तो हम सब ने ही देखा है, ग्रेइश ब्लैक होता है, ओपैक होता है, ट्रांसपेरेंट तो नहीं होता, और ग्रेफाइट है हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ग्रेफाइट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। साथ ही में जो हमारा ग्रेफाइट है ये स्लिपरी एंड सॉफ्ट भी होता है। पेंसिल का जो लेड है, अगर कभी उस पे आप थोड़ा सा ज्यादा दबाव डाल के लिखने की कोशिश करते हो तो अक्सर टूट जाता है, राइट। सॉफ्ट होता है और स्लिपरी तो होता ही है, तभी तो उससे हम इजीली राइट कर पाते हैं कॉपी पे, ठीक है। अब देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। सो ग्रेफाइट जो है, इसके स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं कि इसका स्ट्रक्चर लेयर्ड स्ट्रक्चर है। इसमें कार्बन एटम्स की डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एक के ऊपर एक। कैसा स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट का, लेयर्ड स्ट्रक्चर containing layers of carbon atoms, ठीक है। डिफरेंट लेयर्स ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होती है एक के ऊपर एक ग्रेफाइट के अंदर। क्योंकि इसका स्ट्रक्चर लेयर्ड है ना, इसी वजह से ये स्लिपरी भी होता है, क्योंकि ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर फिसलती रहती हैं, स्लिप होती रहती हैं, इसीलिए ये स्लिपरी इन नेचर होता है। अब देखते हैं जरा, इस तरीके की लेयर्स एक के ऊपर एक प्रेजेंट होती हैं। हर एक कार्बन एटम कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है ग्रेफाइट में, 3 कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, ईच कार्बन एटम forms 3 covalent bonds। हर एक कार्बन एटम कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, ओके। लेकिन हम क्या जानते हैं, कार्बन इज
टेट्रावैलेंट, राइट। कार्बन तो टेट्रावैलेंट है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब 3 का तो आपने कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया, लेकिन एक 1 फ्री इलेक्ट्रॉन तो बच गया, राइट। सो 1 फ्री इलेक्ट्रॉन is present in ग्रेफाइट, ठीक है, क्योंकि ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में एक कार्बन एटम 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, लेकिन कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो इस वजह से एक फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचता है। कहाँ? ग्रेफाइट के अंदर। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हमें हेल्प करता है, जिसकी वजह से ग्रेफाइट जो है वो बन जाता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट लास्ट हमारा एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन का फुलरीन। फुलरीन क्या है? ये क्या है? ये फुलरीन के अंदर हमारे कार्बन एटम्स जो हैं वो इस तरीके से अरेंज होते हैं कि वो एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं। इसके अंदर प्रेजेंट होती है हमारी 5 कार्बन एटम प्लस 6 कार्बन एटम्स की रिंग्स। 5 कार्बन एटम की रिंग और 6 कार्बन एटम की रिंग्स दोनों ही एक साथ प्रेजेंट होती है हमारे फुलरीन के स्ट्रक्चर में, ठीक है। इसके अंदर कार्बन और कार्बन के डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डायमंड और ग्रेफाइट में तो कार्बन के सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड थे, लेकिन फुलरीन के केस में कार्बन कार्बन के डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया है C60 फुलरीन, जिसका एक और नाम है बकमिंस्टर फुलरीन, ठीक है। ये कैसे बनी है? ये बनाई गई है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम की रिंग है। 1 2 3 4 5 कार्बन एटम की रिंग है। ये किससे बनी है? 6 कार्बन एटम्स की रिंग से और साथ ही में 5 कार्बन एटम की रिंग से। इनके अंदर प्रेजेंट है डबल बॉन्ड्स। ये देखिए जो ये 2 लाइन से डिपिक्ट किया है, ये क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और ये इस तरीके का इनक्लोज्ड स्ट्रक्चर बनता है कि एक तरीके से देखने में हमें कैसा लगता है? हम कहते हैं फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो फुलरीन जो है इसके बारे में हमें ज्यादा डिटेल में अभी नहीं पढ़ना, अभी के लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि इसके अंदर 5 कार्बन एटम्स और 6 कार्बन एटम्स की रिंग्स होती हैं। ये एक इनक्लोज्ड स्ट्रक्चर होता है, फुटबॉल के जैसा लगता है देखने में, और इसके अंदर कार्बन कार्बन एटम के डबल बॉन्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। ओके, बाय बाय, सी यू।